तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल पे। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीपीएससी 2023 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट, और सेट नंबर 4 है हमारा ये। और इससे पहले हमने 1, 2 और 3 सेट अपलोड कर दिया है। आई होप कि आप देख चुके होंगे, या फिर अगर नहीं देखे होंगे तो आपको जाकर ज़रूर देखना चाहिए, ताकि जो पिछले वर्ष पूछे जा चुका है जो क्वेश्चन, स्पेशली 68वीं बीपीएससी में जो कि 12 फरवरी को कंप्लीट हुआ था उसमें, तो इसमें हमने काफ़ी प्रश्नों की व्याख्या किया है। और आगे बढ़ेंगे हम, इसमें देखेंगे जो पहला प्रश्न है हमारा। तो पहला प्रश्न है कि 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या आईएनसी के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था। तो वो लोग ऐसा है कि क्या बोलें, मतलब तो नहीं, ध्यान से सुनिएगा इसको, है ना ये, क्योंकि काफ़ी फैक्चुअल चीज़ है इसमें। तो और फैक्चुअल चीज़ ध्यान रखिएगा ताकि चीज़ों को स्किप करने में आपको आसानी रहे। और क्योंकि इस बार बीपीएससी जो है माइनस मार्किंग भी कर रहा है, तो चूँकि 5 विकल्प हैं जिसमें तीसरा और जो चौथा और पांचवा विकल्प है वो थोड़ी चीज़ों को कंफ्यूज कर देता है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब यहाँ पे बताना है कि किसके द्वारा फैलाया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले, ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत के लिए स्वराज का झंडा फहराया गया था। और बड़ा रोचक बात है कि 1906 का जो अधिवेशन हुआ था, ये अधिवेशन ये कलकत्ता में हुआ था और इसमें कुछ विवाद भी हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही की गई थी। साथ ही साथ इस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहला उल्लेख भी किया गया था। अब बढ़े प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों, जिसमें शामिल है कश्मीर, हैदराबाद के निज़ाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका क्या नाम था। स्वराज आंदोलन, राज्य जन आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि ये जो भारतीय राज्य थे जिनके द्वारा एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, ये था प्रजामंडल आंदोलन, जिसे कि AISPC भी कहा जाता था। और ये जो मंडल है, प्रजामंडल आंदोलन, असल में 1920 के दशक से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक हिस्सा था, जिसमें रियासतों में रहने वाले लोग जो कि ब्रिटिश राज के बजाय स्थानीय अभिजात वर्ग के अधीन थे, यहाँ के लोग। और इसका दूसरा नाम जैसे कि पहले ही बताया AISPC, यानी कि ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस था या कहा जाता था। और प्रजामंडल और लोक परिषद के नाम से भी प्रजामंडल आंदोलन को जाना जाता है। अब आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 3 देखें। प्रश्न नंबर 3 है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला विकल्प है कि वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। और विकल्प बी है कि चौरा चौरी कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था। और सी विकल्प है कि गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। और डी है कि इनमें से एक से अधिक, और ई है कि इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि इनमें से कौन सा कथन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में सही नहीं है। तो यहाँ पे जो ए विकल्प है वो सही नहीं होगा, क्योंकि महात्मा गांधी को वर्ष 1921 में नहीं बल्कि 1922 में गिरफ्तार कर लिया गया था और इनको 6 वर्ष की सज़ा हुई थी, ठीक है। और बी विकल्प की बात कर लें तो यहाँ का जो सही विकल्प होगा, इसमें जो सही ऑप्शन वो ए हो जाएगा। और आगे बढ़ें, चौरा चौरी कांड को देख लें तो चौरा चौरी कांड जो कि 4 फरवरी 1922 के उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर भीड़ ने क्या किया था, पुलिस थाने में आग लगा दी थी। और पुलिस की जो मरने वाले पुलिस जो थे उनकी संख्या 22 थी। तो जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। और
गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ही दिया था। और जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन अवसर था यानी कि 4 फरवरी 1916 को, तब उन्होंने ये भाषण दिया था। और विश्वविद्यालय की जब आधारशिला रखने के लिए वायसराय लॉर्ड हार्डिंग विशेष रूप से आए थे, है ना। अब आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 4 को देखें। तो प्रश्न नंबर 4 है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा यार कि यहाँ पे ना जो मतलब जो अपना क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है और आई थिंक कि थोड़ी ज़्यादा देर हो जाएगा, तो आप रुक रुक के देखें तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा। और थोड़ी कुछ चीज़ को चाहें आप तो नोट डाउन भी कर लें, यानी कि एक कॉपी और कलम लेके बैठें, कुछ कुछ चीज़ जो एक्स्ट्रा हो आप उसे नोट कर लें, फ़ायदा देगा आपके लिए ये 2023 का जो अभी एग्ज़ाम होना है 30 सितंबर को उसमें। तो चौथा क्वेश्चन है कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? जमींदार, द कामरेड, अल हिलाल या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो सी हो जाएगा कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल पत्रिका को संपादित किया गया था। और ये जो अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बात करें तो ये भारत सरकार में पहले शिक्षा मंत्री हुए। इसके अलावा एक ये विद्वान थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी थे। और इन्होंने सन 1923 में सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में अगर सवाल आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सबसे कम उम्र में कौन बने, तो वो थे अबुल कलाम आज़ाद। और किस वर्ष बने, तो वर्ष 1923 में। इसके अलावा सन 1940 से 1945 तक जब भारत छोड़ो आंदोलन का दौर चल रहा था, तो उस समय भी ये कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे। अब थोड़ी जमींदार पत्रिका की बात कर लें तो इसको जो इसके संपादक थे, ये जो प्रकाशक थे, उनकी बात करें तो वो सिराजुद्दीन जफ़र अली खान, इनके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था लाहौर से, जमींदार पत्रिका का। जबकि द कामरेड की अगर हम बात करें तो ये एक साप्ताहिक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था जो कि 1911 से 1914 तक मोहम्मद अली जौहर के द्वारा प्रकाशित और संपादित किया गया था। अब मोहम्मद अली जौहर की बात कर ले तो ये मोहम्मद अली जौहर इनका पूरा नाम है और ये फेमस है भारतीय इतिहास में अली बंधु के रूप में, यानी कि मोहम्मद अली और शौकत अली इनके नाम से फेमस है ये, जिन्होंने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। यानी कि खिलाफत आंदोलन से द कामरेड जो पत्रिका है ये जुड़ा हुआ है कहा जाए तो, है ना। अब बात कर लें प्रश्न नंबर 5 की। तो प्रश्न नंबर 5 है कि 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? 5 विकल्प हैं जिसमें डी और ई तो वही है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ज़्यादातर हम ए बी सी पे ही ध्यान देंगे। तो यहाँ पहला है ए, यानी कि विकल्प ए है कि ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके। और बी है कि इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके। और सी है कि भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके। तो बताना है कि इनमें से कौन ऐसा है कि इतिहास के अध्ययन के द्वारा भारत में राष्ट्रीयता की भावना को पैदा करने में मदद किया। तो यहाँ पे पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, यानी कि विकल्प ए, बी और सी तीनों सही हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा डी की उपर्युक्त में से एक से अधिक, है ना। अब आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 6 को देखें। प्रश्न नंबर 6 है कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? पूछ रहा है कि नगर के संदर्भ में असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। 3 कथन हैं और उसके बाद विकल्प दिए गए हैं ए से लेकर ई तक। तो देखिए, पहला कथन है कि आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया। हमको बताना है कौन से कथन सही नहीं है। और विकल्प बी है कि मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया। और 3 है कि हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। तो यह बताना है कौन से कथन सही नहीं है। तो पहला कथन जो है ये सही नहीं है कि आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया, तो ऐसा नहीं था, है ना। और
और विकल्प यानी कि नंबर 2 कथन है कि मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया, तो ये कथन सही है। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा, यानी कि नंबर 1 सही है। और विकल्प देख लें तो केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, और सी है कि केवल 2 और 3, और डी है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब इस प्रकार का विकल्प हो कि केवल 1 और 2 लिखा हो, केवल 1 और 3, इस यानी इस टाइप से जैसे विकल्प हो, तो यहाँ पे डी और ई में से आपको अगर कोई भी मतलब जो ए बी और सी अगर नहीं आते हैं तो यहाँ पे फिर ई होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। लेकिन क्या है, यहाँ पे 1 और 2 जो है ये सही नहीं है, तो यहाँ पे सही विकल्प ए होगा कि केवल 1 और 2 जो कथन है ये सही नहीं है, क्योंकि आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया, ऐसा भी नहीं था। और जो मद्रास की जस्टिस पार्टी है इसके द्वारा काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार नहीं किया गया था, बल्कि ये अंग्रेज़ों का साथ दे रही थी, है ना। तो यहाँ पे 1 और 2 जो है ये सही नहीं है, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। और थोड़ी सी बात कर ले अगर हम असहयोग आंदोलन की, तो जो कि 1919 से 1922 तक चला। और असहयोग आंदोलन के साथ साथ यानी उससे पहले खिलाफत आंदोलन चला, जिसका जिसका प्रमुख विशेषता ये था कि जब भारत में हिंदू और मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला, और 5 फरवरी को जब चौरा चौरी का कांड हुआ 5 फरवरी 1922 को, तो ये आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा इसको ले लिया गया। और असहयोग आंदोलन का जो अनुमोदन है इसे कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में वर्ष 1920 में इसको अनुमोदित कर दिया गया और असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया, है ना। और प्रश्न नंबर 7 देखें तो प्रश्न नंबर 7 है कि एक सन्यासी जो कि फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था, यह जिस किसान नेता का जिक्र है वह है, यानी कि ये चीज़ जिस किसान नेता के बारे में बताया जा रहा है वो कौन है। विकल्प हैं बाबा रामचंद्र, झिंगुरी सिंह, यदुनंदन शर्मा, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा वो ए हो जाएगा कि ये बाबा रामचंद्र के बारे में कहा जा रहा है, जो फिजी में जाकर मजदूरी करते थे, साथ ही साथ वो सन्यासी भी थे और अपने पीठ पर रामायण रखे होते थे और लोगों को छंद सुनाते थे। खैर, गिरमिटिया मज़दूरों की अगर हम बात करें तो गिरमिटिया मज़दूर असल में क्या था, ये ऐसे मज़दूर थे जिनको एग्रीमेंट करके बाहर ले जाया जाता था काम कराने के लिए। तो चूंकि ये एग्रीमेंट का अपभ्रंश होकर यानी कि शब्द बिगड़ते बिगड़ते गिरमिटिया हो गया, तो ऐसे लोगों को गिरमिटिया मज़दूर कहा जाता था, है ना। अब प्रश्न नंबर 8वां देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 8वां है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जगजीवन राम, महात्मा गांधी। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना की गई थी, जिसे अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग के रूप में भी जाना जाता है ना। अब देखेंगे 9वां प्रश्न। तो 9वां प्रश्न है कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली यानी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी। जून 1948, अगस्त 1947 या जनवरी 1948। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि जून 1948। तारीख की बात करें तो उन्होंने कहा था कि 30 जून 1948 को हम भारत से अपना वापस हो जाएंगे, भारत को आज़ादी प्रदान कर दी जाएगी। और इन्हीं के 20 फरवरी को ही लॉर्ड वेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वाइसरॉय नियुक्त किया गया था क्लीमेंट एटली के द्वारा, जो कि ब्रिटिश के लेबर दल के प्रधानमंत्री थे, है ना। और प्रश्न नंबर 10वां है कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी। बंकिम चंद्र मित्र ने, श्री कृष्ण सिंह ने, रामलाल शाह ने, या एक से अधिक ने, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो बी हो जाएगा। श्री कृष्ण सिंह के द्वारा बिहार में स्वराज दल की स्थापना की गई थी। और नेशनल लेवल पर अगर हम बात करें, राष्ट्रीय स्तर पर, तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1 जनवरी 1923 को, यानी कि 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी।
और स्वराज दल की एक पार्टी, एक शाखा, सॉरी, स्वराज दल की एक पार्टी जो है, एक शाखा जो है, वो बिहार में बनाई गई, जिसका नेतृत्व 1923 ईस्वी में ही श्री कृष्ण सिंह ने किया था, और ये आगे चलकर बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। और आगे देखें, प्रश्न नंबर 11वां है कि इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। तो ये सवाल जो है असल में भारतीय जो इतिहास है उसकी दशा और दिशा को बदलने वाला सवाल है, क्योंकि खैर इसका विकल्प देखते हैं। इसमें जो विकल्प हैं 3 हैं, बहादुर शाह, शेर खान या बैरम खान। तो बैरम खान उस समय था नहीं, हुमायूं के समय, मतलब था पर उतना प्रबुद्ध उस समय नहीं हुआ था, तब की बात है ये। खैर, यहाँ पर सही विकल्प जो है वो बी हो जाएगा, शेर खान, या जिसे कि हम शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं। तो उस वक्त उसका नाम शेर खान ही था। तो शेर खान ने हुमायूं को प्रस्ताव दिया था कि यदि शेर खान को बंगाल पर अधिकार करने दिया जाता है तो वो बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की जो वार्षिक श्रद्धांजलि है वो हुमायूं को देगा। लेकिन क्या था, हुमायूं ने इसको साफ मना कर दिया, और ये बात जो है 1539 की है, यानी कि 1539 की। और अगर हुमायूं इस बात को मान गया होता तो भारत में जो वर्तमान स्थिति इससे कुछ उलट रहा होता। मतलब ये हो सकता था, आप सोच के देखें कि अगर जैसे हुमायूं जो कि शेर खान से हार गया और बंगाल मतलब उससे भारत छिन गया, और मान लीजिए ऐसा होता कि शेर खान को बंगाल मिल गया होता और बिहार दिल्ली के अधीन होता, इसके साथ साथ शेर खान कभी दिल्ली जाता ही नहीं, तो भारतीय इतिहास की दशा बदल सकती। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो बी हो जाएगा। और तो अब शेर खान की बात करें तो इन्होंने क्या हुआ कि सन 1539 में शेर खान ने बक्सर के समीप चौसा की लड़ाई में हुमायूं को हरा दिया और शेर शाह की उपाधि धारण की। इसके बाद बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ, जिसमें हुमायूं को पराजित किया और हुमायूं को देश छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो बी हो जाएगा, शेर खान या शेर शाह सूरी। और आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 12वां देखें। प्रश्न नंबर 12वां है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना या विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गोपाल के द्वारा, धर्मपाल के द्वारा या देवपाल के द्वारा, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से किसी, मैंने इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को धर्मपाल के द्वारा स्थापित कराया गया था। और ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये बिहार के भागलपुर ज़िला में स्थित है। भागलपुर से मतलब ज़िला की एक जगह का नाम है जिसका नाम है अचिंतक, वहाँ पे स्थित है ये। और ये जो विश्वविद्यालय है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसको 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी इसको विशाल दुख समझ कर इस पर आक्रमण किया और यहाँ पे जो भी मतलब जो बुक वगैरह थे सबको आग लगा दिया। और उसने नालंदा विश्वविद्यालय के साथ भी यही किया। खैर, और अगर बात करें कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है तो इसका जो निर्माण है पाल वंश के शासक के द्वारा कराया गया, धर्मपाल, है ना। और इसका निर्माण जो किया गया था असल में नालंदा विश्वविद्यालय अपनी गुणवत्ता खो रहा था और वहाँ पे जो लोग पढ़ रहे थे, जो छात्र पढ़ रहे थे, उनको छात्रवृत्ति ढंग से नहीं प्रदान किया जा रहा था। इसकी वजह से यानी कि उसके प्रति उत्तर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और बात करें कि नालंदा विश्वविद्यालय तो उसकी स्थापना जो है गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा की गई और इसे भी मतलब बख्तियार खिलजी के द्वारा ही ध्वस्त किया गया था, है ना। और प्रश्न नंबर 13वां देखें तो प्रश्न नंबर 13वां है कि इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल की बात कर रहा है तो यानी कि 1936 यानी कि 1 अप्रैल 1936 को जब बिहार अस्तित्व में आया राज, तो उस समय कौन था, ये सवाल है, कहने का मतलब है इसका। विकल्प है सर मॉरिस गार्नियर हैलेट, सर जेम्स डेविड सिफ्टन, सर ह्यूग डॉ, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा वो बी हो जाएगा कि सर जेम्स डेविड सिफ्टन, जो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे बिहार राज्य के। हालांकि जिस समय ये राज्यपाल थे यानी कि सन 1934 में बने थे, ये 37 तक थे ये,
तो उस समय बिहार, उड़ीसा और बंगाल तीनों साथ में थे, तो संयुक्त प्रांत के थे। सॉरी, संयुक्त प्रांत बोलता हूँ, मतलब इन तीनों के थे। लेकिन जब बिहार बना राज्य तो उस समय ये बिहार के राज्यपाल थे। और 1 अप्रैल 1936 को बने। जबकि स्वतंत्रता के बाद, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो 15 अगस्त के बाद, यानी कि 14 अगस्त के बाद 15 अगस्त को जो हमारे पहले राज्यपाल बने उनका नाम था श्री जयराम दौलत राम। और वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में जो बिहार के राज्यपाल हैं, वर्तमान समय यानी कि ये अगस्त महीना 2023 है, तो श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी हैं। इन्होंने 17 फरवरी 2023 को शपथ ग्रहण किया। और इनसे पूर्व श्री फागू सिंह चौहान थे, जिनका कार्यकाल 29 जुलाई 2019 से 16 फरवरी 2023 तक था। अब इसमें जो विकल्प है ए और सी, उनकी बात कर लें तो जो सर मॉरिस गर्नियर हैलेट हैं, ये बिहार राज्य के दूसरे राज्यपाल थे। जबकि ये जो सर ह्यूग डॉ हैं, ये आज़ादी से पहले राज्यपाल थे, यानी कि इनके राज्यपाल रहते हुए ही देश आज़ाद हुआ, सर ह्यूग डॉ के समय में। और इनका कार्यकाल था 13 मई 1946 से 14 अगस्त 1947 से। और 15 अगस्त 1947 से जो राज्यपाल हुए बिहार के प्रथम, वो थे जयराम दास दौलत राम। तो चीज़ों को याद रखिएगा, और अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है तो इसको फिर से रिपीट करके इसका एक नोट्स बना सकते हैं आप, है ना। खैर आगे बढ़ें और देखिए 14वां क्वेश्चन। तो 14वां क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था इसको। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा जी? सही विकल्प हो जाएगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रश्न नंबर 15वां देखें कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है। पादरी की हवेली, ल्यूक चर्च, स्टीफेन चर्च, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प जो है यहाँ पे ये हो जाएगा कि जो पादरी की हवेली है, ये बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है, जो कि बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। और इसका दूसरा नाम जो है ब्लेस्ड वर्जिन मैरी का दर्शन है। और इस गिरजाघर को रोमन कैथोलिकों के द्वारा 1713 ईस्वी में बनवाया गया था। और ल्यूक चर्च की बात कर लें तो ये पटना में है, जिसे कि ब्रिटिश सैनिकों ने 1830 ईस्वी में निर्मित किया था। और स्टीफेन चर्च जो है ये भी पटना में ही स्थित है ना। और आगे देखें तो जो 16वां क्वेश्चन है कि दिवंगत अभिनेता कुतुबलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंची नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था। पटना, मुंगेर, भागलपुर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे तो डी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जन्म स्थान कोई एक ही जिला होता है, दो जिला नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे डी को आप भूल जाओ। और यहाँ पे सही विकल्प जो है वो सी है कि इनका जन्म जो है भागलपुर में हुआ था 13 अक्टूबर 1911 को। और इनकी मृत्यु की बात कर लें तो 10 दिसंबर 2001 को। और इनको 1999 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। और दादा मुनि या अशोक कुमार की बात करें तो इन्हें दादा मुनि भी कहा जाता था। इसके अलावा इनके जो पिताजी थे वो नामी वकील थे, और किशोर कुमार इनके छोटे भाई थे, किशोर कुमार जो पार्श्व गायक हैं। तो इनका जो जन्म था वो बिहार में हुआ, और इनकी शिक्षा दीक्षा जो है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हुआ, है ना। और आगे बढ़ें, 17वां प्रश्न देखें। तो ये 17वां प्रश्न है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। अनर्थ, तक्षशिला, चोल, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे जो है डी हो जाएगा, क्योंकि जो गंगा का जो दक्षिण क्षेत्र है उसको मगध कहा जाता था। तो सही विकल्प यहाँ पे ई हो जाएगा, है ना। और सवाल नंबर 18वां है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ। तो नॉर्मली आपको 9000 ईसा पूर्व याद होगा, तो वो भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन यहाँ विकल्प जो दिया है प्रायः 9000 वर्ष पूर्व, प्रायः 12000 वर्ष पूर्व, प्रायः 6000 वर्ष पूर्व। उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे क्या होगा? ई, कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। यानी कि भारत में जो लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है।
तो सही विकल्प यहाँ पे ई हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। और 19वां प्रश्न है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार, यानी कि शक राजवंश के आसपास सुदर्शन झील जो कि राजस्थान में, सॉरी, गुजरात में है, गिरनार में स्थित है ये, एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? हर्ष, कनिष्क, रुद्रदमन, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि रुद्रदामन के द्वारा इसका मरम्मत कराया गया था। और इसका जो निर्माण है चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उनके राज्यपाल जिसका नाम पुष्यगुप्त वैश्य था उनके द्वारा कराया गया था। और ये गुजरात गिरनार में स्थित है ना। और हमारा अगला सवाल है प्रश्न नंबर 20वां कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? मौर्य कला, गुप्त कला, राष्ट्रकूट कला। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मौर्य काल में मंदिरों के अवशेष उतना नहीं मिले हैं, मतलब नहीं मिले क्या, मिले ही नहीं है। गुप्त कला तो गुप्त काल के मिले हैं, राष्ट्रकूट कला तो है ही। लेकिन ये पूछ रहा है कि झांसी के पास देवगढ़ का जो मंदिर है वो दशावतार मंदिर है और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में जो मूर्तियाँ मिली हैं वो किस कला की महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो असल में ये नागर शैली का दर्शन कराते हैं। और चूंकि गुप्त काल में मिले थे तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, गुप्त कला। ये गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और हाँ, यहाँ पे सही विकल्प बी है, गुप्त कला। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 21वां देखें। तो प्रश्न नंबर 21वां है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? युद्ध दिए गए हैं और उनके विरोधी बताए गए हैं, किन के बीच लड़ा गया, देखना गया इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो विकल्प ए है कि हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप और अकबर। और विकल्प बी है पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी। सी है पानीपत का द्वितीय युद्ध, टीपू सुल्तान और मराठा। और डी है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखें, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, सही है। और ये हल्दी घाटी का युद्ध जो है 18 जून 1576 को हुआ था। और दूसरा जो है पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, ये भी सही है, जो कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और इसमें इब्राहिम लोदी की अप्रतिम हार हुई थी और युद्ध क्षेत्र में ही मृत्यु हुई थी पानीपत के प्रथम युद्ध में। और पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा तो नहीं, यहाँ पे नहीं, क्योंकि पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था 5 नवंबर 1556 को। तो यहाँ पे जो सही विकल्प नहीं है वो विकल्प सी है, क्योंकि पानीपत का द्वितीय युद्ध न कि मतलब ये जो युद्ध हुआ था दूसरा युद्ध ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था, न कि टीपू सुल्तान और मराठाओं के बीच। बल्कि जो तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का, जो कि 14 जनवरी 1761 को हुआ था, ये मराठा एवं अफगानों के मध्य हुआ था, जिससे मराठा की तरफ से सदाशिव भाऊ थे और अफगान की तरफ से अहमद शाह अब्दाली थे 14 जनवरी 1761 को, जिसमें मराठाओं की बहुत ही बुरी हार हुई थी। और बुरी हार ऐसे कि मतलब बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ था मराठा शक्ति का, और जिससे भारतीय का मतलब भारत के इतिहास भी प्रभावित हुआ था, है ना। अब आगे बढ़ें और देखते हैं प्रश्न नंबर 22। तो प्रश्न नंबर 22 है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था? अब देखिए बिहार में क्या है, आज भी चलता है कि सब जगह देख लो चौधरी जी आ रहे थे ना, मतलब ऐसा चलता है ना। तो मतलब तो वही आप चीज़ों को कुछ कुछ कभी कभी ऐसे जोड़ लिया करिएगा तो चीज़ सॉल्व करने में आसान होगा। खैर, विकल्प है गांव के सरपंच, राजस्व अधिकारी, गांव के लेखाकार, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा वो ए हो जाएगा कि गांव के सरपंच को दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था। तो सही विकल्प ए हो जाएगा। अब दिल्ली सल्तनत के समय अगर हम प्रांतीय सरकार की संरचना को देखें तो सबसे पहले जो था, यानी कि जो सबसे ऊंचा जो एरिया था, जैसे आज तो क्या है राज्य हैं, फिर संभाग है, जिला, तो उसी तरह से इक्ता या प्रांत होता था जो कि मुक्ति वली के अधीन था, जिसे राज्यपाल कहा जाता था। और इक्ता से नीचे जिला होता था जिसे सिख कहा जाता था, और जो सिकदार या जिला अधिकारी के नीचे मतलब जिसको देख रेख करता था, तो
सिख सिकदार के अधीन था और सिख के नीचे परगना आता था जिसे कि उपजिला या तहसील कहा जा सकता है। और ये जो परगना था ये आमिल के अधीन आता था, यानी कि परगना का जो प्रमुख वो आमिल होता था। और परगना से नीचे यानी सबसे जो छोटी इकाई थी वो गांव था, जिसका जो मुखिया अगर हम बात करें तो मुकद्दम या चौधरी कहलाता था, है ना। और आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 23 नंबर देखें तो प्रश्न नंबर 23 जो है वो है कि तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से भी अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? गुलबदन बेगम, निज़ामुद्दीन अहमद, अब्दुल हमीद लाहौरी, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो बी हो जाएगा कि निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा तबकात अकबरी की रचना की गई थी। और असल में इसको ज़्यादातर इसलिए विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि इसने मतलब स्पष्ट रूप से इतिहास लेखन किया। 934 से 1594 ईस्वी के आसपास तक का इसने पूरा इतिहास लिखा है। और इसमें मतलब वो तटस्थ रूप से लिखा है, यानी कि ज़्यादा क्या बोलते हैं, बिल्कुल सीधा इतिहास लिखा और बहुत अच्छा इतिहास लिखा गया। इसलिए निज़ामुद्दीन अहमद को मतलब इनकी रचना को अधिक विश्वसनीय माना जाता है और इनके द्वारा तबकात अकबरी लिखी गई थी। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, निज़ामुद्दीन अहमद। अब थोड़ी सी गुलबदन बेगम की बात कर लें तो ये बाबर की पुत्री और हुमायूं की सौतेली बहन थी। और गुलबदन बेगम के द्वारा ही हुमायूं नामा की रचना की गई थी। और एक चीज़ यहाँ पे विशेष ध्यान देने वाली बात है कि जो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन गुलबदन बेगम के द्वारा की गई तो अकबर के विशेष आग्रह पे की गई थी। और अकबर अपनी इस बुआ को बहुत ज़्यादा मानता था। और ये गुलबदन बेगम है, इनका जो मृत्यु हुआ था 1603 ईस्वी में, और उसके कुछ समय बाद ही 1605 ईस्वी में भी अकबर की मृत्यु हो गई थी। खैर आगे बढ़ें, थोड़ी सी अब्दुल हामिद लाहौरी को भी देख लें तो जिनका जो शाहजहाँ के समय में थे ये, और मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के काल में एक यात्री और इतिहासकार थे जो कि बाद में शाहजहाँ के दरबार के प्रमुख इतिहासकार बने। और इनके द्वारा बादशाह नामा, जिसे कि बादशाह नामा भी कहा जाता है, की रचना की गई। और इसमें उन्होंने शाहजहाँ के शासनकाल के बारे में लिखा गया है। और शाहजहाँ के शासनकाल की बात करें तो 1628 से 1658 तक शाहजहाँ शासन करता है ना। अब आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 24 देख लें तो प्रश्न नंबर 24 है कि इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? विकल्प है कृष्णदेव राय, हरिहर, बुक्का, इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा वो ए हो जाएगा कि कृष्णदेव राय इन्होंने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। और इनकी माता जी का नाम नागम्बा देवी था। और हम विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में की गई थी हरिहर एवं बुक्का के द्वारा, जो कि दोनों भाई थे। और ये मतलब इनको फिरोज तुगलक, GMF, हाँ, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इनको दक्षिण भेजा गया था कि आप जाओ वहाँ हमारे लिए युद्ध करो और ये और हमें क्षेत्र जीत कर दो, क्षेत्र जीत कर हमें दो। तो ये क्षेत्र जीत नहीं पाए और अपने खुद का संगम वंश स्थापित किया इन्होंने। यानी कि विजयनगर साम्राज्य में जो पहला वंश था, राजवंश, वो संगम वंश था, जो कि हरिहर एवं बुक्का के पिताजी का नाम संगम था। तो इनके द्वारा संगम राजवंश की स्थापना की जाती है, जो कि 1336 से 1465 ईस्वी तक चलता है संगम राजवंश। तो जो विजयनगर साम्राज्य है यहाँ पे 4 राजवंशों का शासन रहा, जिसमें हरिहर के बाद बुक्का आते हैं, ये संगम वंश। तो संगम वंश की जैसा कि बताया कि 1336 से 1465 ईस्वी। और कृष्णदेव राय की बात करें तो ये तुलु वंश के शासक थे, जिनका शासनकाल जो है 1505 से 1570 ईस्वी तक चलता है। और कृष्णदेव राय, जिन्हें कि विजयनगर साम्राज्य का महान शासक भी माना जाता है, तो जब इनका शासनकाल था तो इन्होंने हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया। और जो हजारा मंदिर, जिसे कि बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ये भगवान राम को समर्पित है। जबकि विट्ठल स्वामी मंदिर की बात करें तो ये भगवान कृष्ण को समर्पित है। और
जब तुलु वंश का शासन काल था 1570 जो लास्ट था, तो इसी समय यानी कि 1565 के आसपास यहाँ तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था, जिसके समय में मतलब एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ जिसे कि बन्नी हट्टा का युद्ध या ताली कोटा का युद्ध कहा जाता है। और इसके शासनकाल में यानी कि सदाशिव के शासनकाल में ही 1565 ईस्वी में बहुत बुरी हार हुई, जिसमें आसपास के जितने जो 4 या 5 राज्य थे, जो राजवंश लोग थे आसपास के, उन्होंने सदाशिव पर हमला किया और उसकी राजधानी विजयनगर को आग लगा दिया। और इसे राक्षस तंगड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें सदाशिव की बहुत बुरी हार हुई और विजयनगर साम्राज्य एक तरह से कहा जा सकता है कि मतलब अपनी वैभव खो दिया था इस युद्ध के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो ए रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 25 है कि सन 1940 में पटना में महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी। तो देखो बउआ, आप लोग पटना के हैं तो आई थिंक कि आपको इसका पता होना चाहिए, और बिहार के हैं तो इतना तो मतलब हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि पटना आप घूमने ज़रूर आते हैं, तो अपने पटना के बारे में थोड़ी सी जानिए। तो वैसे यहाँ पर सही विकल्प जो होगा सिस्टर्स ऑफ एपोस्टोलिक कार्मेल, ये जो संस्था थी इनके द्वारा पटना महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। और वर्तमान में जो पटना महाविद्यालय है, सॉरी, जो पटना महिला महाविद्यालय है, ये पटना यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा बन गया है। और आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 26। तो लिखा है कि इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था। सिरिल रेडक्लिफ, एपी मून, एवी अलेक्जेंडर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिरिल रेडक्लिफ, जिन्होंने सीमा आयोग का इनको अध्यक्ष बनाया गया था। और इन्होंने भारत का विभाजन 3 हिस्सों में किया था। पहला पूर्वी पाकिस्तान, दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान, और तीसरा भारत, यानी कि वर्तमान भारत जो है उसका। हालांकि ये जो क्या नाम है इनका, सिरिल रेडक्लिफ, ये पेशे से एक वकील थे, इनको भौतिक यानी कि क्या बोलते हैं भूगोल का ज़रा भी ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों ने इनको बना दिया। और इन्होंने मतलब इनके बारे में अभी कुछ दिन पहले बीबीसी पे एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, और जिसमें ये बताया गया कि इनसे पूछा गया था कि इन्होंने लाहौर को पाकिस्तान को क्यों दे दिया। तो मतलब इन्होंने बड़ा सिंपल जवाब दिया कि पाकिस्तान के पास कुछ बचता ही नहीं, इसलिए हमने पाकिस्तान को लाहौर दे दिया। हालांकि देखा जाए तो ज़्यादा दूर नहीं है कश्मीर से लाहौर, तो इनका बिल्कुल बचकाना बयान था। खैर, और ये जो सीमा आयोग है जो भारत पाकिस्तान को विभाजित किया था, इसका निर्णय 17 अगस्त 1947 को सार्वजनिक किया गया था। आगे बढ़ें और देखिए प्रश्न नंबर 27वां। तो प्रश्न नंबर 27वां है कि किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली शुरुआत की थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, हॉल्ट मैकेंजी ने, या उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली शुरुआत की गई थी। ध्यान दीजिएगा, प्रायः ये मतलब माना जाता है कि बंगाल में सिर्फ स्थायी बंदोबस्त ही लागू हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं था। कि जो असल में जो महालवाड़ी व्यवस्था थी, इसमें जो क्षेत्र शामिल था उसमें उत्तर पश्चिम सीमा, आगरा, मध्य प्रांत, गंगा घाटी, पंजाब आदि में शुरू किया गया था। तो उसमें कुछ कुछ क्षेत्र बंगाल के भी आते थे, क्योंकि बंगाल की अगर हम बात करें उस समय की 1820 के आसपास की, तो उस समय बंगाल काफ़ी बड़ा प्रांत था, जिसमें वर्तमान उत्तर प्रदेश का बहुत सारा हिस्सा और बिहार, बंगाल तो है ही, बांग्लादेश भी शामिल था। तो इसकी वजह से ये यहाँ पे सही विकल्प सी होगा, हॉल्ट मैकेंजी। तो असल में जो राजस्व व्यवस्था थी, ये ब्रिटिशों के द्वारा देश में इसलिए शुरुआत किया गया कि उनको देश में प्रशासकीय कार्य भी करने थे, जिसके लिए उनको पैसा चाहिए था। तो इसके लिए उन्होंने लगान के रूप में जो व्यवस्था प्रारंभ किया वो 3 थे, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था। तो जो महालवाड़ी व्यवस्था है तो इसे 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया था, और इसे 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में समीक्षा की गई थी। और क्षेत्र बता ही दिया हूँ आपको। तो इसमें होता क्या था कि एक गांव को यानी कि महल के रूप में या महाल के रूप में जाना जाता था, और जो गांव के मुखिया होते थे
उनको कह दिया जाता था कि आप जो है पूरे गांव का लगान वसूल करेंगे और हमको ला के देंगे। और एक अन्य व्यवस्था थी रयतवाड़ी या रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयत मतलब किसान होता है। तो इसमें क्या था कि किसानों से ही डायरेक्ट कर वसूला जाता था और किसानों को कर वसूलने के लिए एक निश्चित समय दिया जाता था जिसे सनसेट सिस्टम कहा जाता है। यानी कि आपको सूरज डूबने से पहले, यानी कि निर्धारित तिथि को सूरज डूबने से पहले किसानों को लगान की राशि अदा करनी होती थी। अगर वो नहीं कर पाते थे तो उनको ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। और ये जो प्रणाली है रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसके 1820 में मद्रास के गवर्नर जिनका नाम था सर थॉमस मुनरो, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। और मद्रास के अलावा बम्बई, असम और कुर्ग प्रांतों में ये व्यवस्था अपनाई गई, है ना। अब तीसरा जो बड़ा कुख्यात है स्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था या जमींदारी व्यवस्था, जिससे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जुड़े हुए हैं। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा प्रारंभ किया गया और ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा एवं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लागू था, है ना। तो ये 3 प्रकार की व्यवस्था थी भू राजस्व व्यवस्था। तो लेकिन यहाँ पे जो सही विकल्प होगा वो सी होगा, हॉल्ट मैकेंजी। और प्रश्न नंबर 28वां देखें तो प्रश्न नंबर 28वां है कि 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया। पुन्नपुरा, वायलार, केरल, खेड़ा जिले में नाडियाद, गुजरात, पवनार, महाराष्ट्र, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या सी हो जाएगा कि पवनार महाराष्ट्र से 1940 ईस्वी में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, है ना। और जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन था इसमें प्रथम सत्याग्रही भी विनोबा भावे थे, जबकि दूसरे सत्याग्रही जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रश्न नंबर 29वां देखा जाए तो प्रश्न नंबर 29वां है कि 1918 में मॉन्टफोर्ट सुधारों पर, मॉन्टफोर्ट चेम्सफोर्ट ये 2 नाम से है ना, तो मॉन्टफोर्ट है ना, तो इस पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए, जिसमें सप्रू यानी कि जयकर और चिंतामणि नेताओं के नाम हैं जिन्होंने गठन किया था। किसका निर्माण किया, किस पार्टी का या गट क्या बोलते हैं समाज का बताना है। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का, भारत सेवक समाज का, स्वराज पार्टी का, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे ये हो जाएगा कि इनके द्वारा इंडियन लिबरल फेडरेशन का निर्माण किया गया। अब आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा 30वां और अंतिमवां प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था। पहले 3 कथन है, उसके बाद 5 विकल्प है। हाँ, तो आपको जो स्टार्टिंग में बताया था वो थोड़ी क्लियर नहीं था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर विकल्प मतलब कथन दिए गए हैं उसके बाद ए से लेकर ई तक विकल्प हों तो ऐसी दशा में अगर जो 5 विकल्प हैं उनमें से ए, बी और सी में से कोई अगर नहीं है तो डी और ई नहीं होंगे। ये ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी आप, यानी कि लिखे हुए कथन में से ही चुनना है कि इनमें से कौन सा सही है, नहीं है तो फिर इनमें से ई हो जाएगा। यानी कि जो डी ऑप्शन है ये नहीं लगाना है आपको, ठीक है। स्पेशली जैसे इसमें कहा गया है, कथन है कि एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, तो कैबिनेट मिशन को राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए नहीं भेजा गया था, तो पहला कथन नहीं है। और विकल्प बी है कि सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, ये कथन सही है। और सी है कि पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरों पर काम करने के लिए, तो ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 है। तो देखा जाए तो सिर्फ 2 कहाँ पे हैं, विकल्प सी में है केवल 2। तो सही विकल्प इसका सी हो जाएगा, है ना। तो साथियों ये था बीपीएससी 2023 में 12 फरवरी को पूछे गए सवालों का एक उसी से संबंधित मॉडल पेपर सेट। और बाकी 5वां सेट लाएंगे जिसमें हम कुछ विज्ञान मतलब सामान्य विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न होंगे उसको कवर किया है इसमें, जो हमारे छूट रहे हैं। तो 5वें सेट में उसको कवर कर देंगे। इसके बाद जो भी वीडियो आएगा उसमें इतना डिटेल्स नहीं रहेगा, सीधे आपको आंसर करना है या शॉर्ट आंसर रहेगा, ज़्यादा डिटेल्स नहीं रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाया होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और नमस्कार, जय हिंद।